तो अभी देश का मूड जो हम देख रहे हैं उसमें अलग अलग राज्यों में 5 राज्यों में अभी तक हम गए हैं। 5 राज्य जिन पर हमारा फोकस था उनमें कांग्रेस के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आई, जहां 3 सीटें कांग्रेस की अपनी बढ़ रही हैं एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक। अब आगे पूरी 543 सीटों की तस्वीर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल जो पूछा गया लोगों से जब हम सर्वे करने गए, नीलसन की टीम सर्वे करने गई कि पीएम की रेस में वो किसको आगे देखते हैं या पीएम पद के लिए उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन होगा। तो लोगों ने देखिए क्या बताया। नेहा के पास चलते हैं। बिल्कुल किशोर, दर्शकों को हम ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री पद की रेस में पहली पसंद कौन बना, दूसरी पसंद कौन। लेकिन उससे पहले सर्वे में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं 5 राज्यों के सर्वे में, हम वो बता दें। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं। दूसरी ओर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। बीजेपी को फायदा, कांग्रेस को नुकसान। पश्चिम बंगाल की बात करें, लेफ्ट आगे दिख रहा है 18 सीटों के साथ, ममता को नुकसान हुआ है। और यूपी में समाजवादी पार्टी 24 सीटों के साथ सबसे आगे, ये सर्वे के नतीजे बता रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली में बीजेपी को बढ़त मिली है। इन 3 राज्यों की जो जनता है बीजेपी के पक्ष में दिमाग बनाती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में सर्वे की ये कुछ खास और बड़ी बातें हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रधानमंत्री पद की रेस में पहली पसंद लोगों की क्या है। नतीजे आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी 36% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद उनकी नरेंद्र मोदी हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और गुजरात के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष, 13% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पहली पसंद वो है। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए जो स्वीकृति है वो 12% लोगों में है। 12% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह उनके उम्मीदवार है। मायावती के लिए देखिए 9% लोग देश में मायावती को प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद मानते हैं। सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष, यूपीए अध्यक्ष, दूसरा पावर सेंटर भी उनको कहा जाता है सरकार के भीतर, 8% लोग मानते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए वो पहली पसंद है। और एलके आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, 6% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो उनकी पहली पसंद है। मुलायम सिंह यादव की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी उन्हें हमेशा आगे करती रहती है। 5% लोग ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो उनकी सबसे अच्छी चॉइस हो सकते हैं। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी खुलकर दावेदारी नहीं ठोकी है, उनके लिए 3% लोगों का यह मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार सही रहेंगे। और सुषमा स्वराज, लोकसभा में विपक्ष की नेता, बीजेपी की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज, उनके लिए 2% लोगों का यह मानना है कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में उनके लिए सबसे आगे हैं। लेकिन बड़ी तस्वीर ये कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई में सर्वे के हिसाब से, अभी के मूड के हिसाब से नरेंद्र मोदी सबसे आगे दिख रहे हैं। 36% लोग नरेंद्र मोदी को पहली पसंद मान रहे हैं, जबकि 13% लोग राहुल गांधी को। किशोर, 36-13 बहुत आगे रेस में नरेंद्र मोदी। अगर राहुल गांधी से मुकाबला किया जाए तो आलोक जी, देखिए जिस तरह से माहौल बना है, कांग्रेस लगातार जो कटघरे में दिखाई दी उसका ये प्रतीक है। और बीजेपी के पास भी उस तरह का कोई बड़ा नेता नहीं। सुषमा स्वराज जरूर है, लेकिन देखिए आपका सर्वे भी बता रहा है उन्होंने भी अपनी छवि वैसी बनाने की कोशिश नहीं की। आडवाणी सबसे बड़े नेता थे, वो नहीं बन पाए। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की एक, जैसे कहते हैं कि लोकप्रिय छवि, जिस तरह से विकास के साथ हिंदुत्व भी उनकी एक छवि है जिसको हम भूल रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैं और किशोर जोड़ना चाहूँगा, जो अभी बात आगे पिछले शुरू कर रहे थे, कि बीजेपी में टिकट बांटने में भी यदि पार्लियामेंट्री बोर्ड में मोदी आ रहे हैं, पॉपुलरिटी तो साथ साथ देखिए ही वोट खींचने के लिए, लेकिन साथ में उनके साथ कारपोरेट वर्ल्ड है। अमित शाह को भी इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में, और कहाँ पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में यदि नरेंद्र मोदी की चलती है तो जो लोग जीत कर आएंगे वो उन्हें प्रधानमंत्री बनवाएंगे। प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह अपनी इच्छा से नहीं बन सकते। यदि उनकी कोशिश है कि बीजेपी की अधिक से अधिक सीटें आए और उनमें मोदी समर्थक ज्यादा सांसद होंगे, तब सबका पलड़ा नीचे हो जाएगा एनडीए में भी। 36-13 ये है आंकड़ा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लड़ाई का। हमारे साथ राजनीतिक दलों से नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ कांग्रेस से संजय निरुपम जी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अकाली दल से नरेश गुजराल जी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रविशंकर प्रसाद जी के पास जाऊंगा। रविशंकर जी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रेस कहिए या मुकाबला कहिए या आमना सामना कहिए, उसमें राहुल गांधी बहुत पीछे दिख रहे हैं अब नरेंद्र मोदी से। 36% नरेंद्र मोदी पसंद हैं लोगों की हमारे सर्वे के मुताबिक, और राहुल गांधी 13% लोगों की
तो फिर घोषित ही क्यों ना कर दिया जाए उन्हें प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो ये लोकप्रियता आई है, पहली बात यह है कि कांग्रेस जो आपने ट्रेंड 5 प्रदेशों का दिखाया और आप देश का भी दिखाएंगे, तो लोग कांग्रेस से ऊब गए हैं और विकल्प चाहते हैं। और जो आपने डिफरेंस दिखाया राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में, लगभग 3 गुने का डिफरेंस है, वो भी इस बात का संकेत करता है कि लोग विकल्प की तलाश में कितने गंभीर हैं। मोदी जी का जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनके पक्ष में अपने विचार रखे हैं, उसके कुछ बहुत कारण भी स्पष्ट हैं। उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड रहा है, उनके जो एक प्रभावी नेतृत्व की उनकी क्षमता रही है, उनकी जो एक ईमानदार नेता की छवि रही है। आलोक जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं सुन रहा था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड उनके पीछे है। इस तरह की प्रासंगिकता और समर्थन कॉरपोरेट वर्ल्ड के कारण नहीं मिलता। अगर इतना अंतर होता है तो आपकी जमीन जनता ने गंभीरता से समझने की कोशिश की और आपको उसके लिए उचित माना है। अब जहां तक है बीजेपी को क्या करना है, तो ये काम तो बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। अब बीजेपी को अपना काम करेगी, उचित समय पर करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको किशोर जी बहुत विनम्रता के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं, विकल्प की सरकार एनडीए की जो बनेगी, उसमें जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो बीजेपी के ही बनेंगे, क्योंकि ये पहले भी था, आज भी है। नीतीश जी ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, तो तभी तो वो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। बीजेपी के एमपीज, बीजेपी का ग्रुप एक बड़ा ग्रुप होकर के आएगा, 175, 180, 185, तो फिर उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। हाँ, हमारे एलाइज लोग रहे हैं, उनके साथ हम और काम करेंगे, काम करना चाहते हैं, और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जब बीजेपी का ये कारवां एनडीए के साथ आगे बढ़ेगा तो कई नए लोग भी जुड़ेंगे। ये आप इतनी स्पष्ट तरीके से ये बात रख रहे हैं, तो ये अगला सवाल ये बनता है कि बीजेपी से तो जो भी होगा प्रधानमंत्री बीजेपी से होगा, लेकिन क्या वो सिर्फ बीजेपी ही तय करेगी कि वो कौन होगा? देखिए, पहली बात है कि पहले तो इसको बीजेपी को तय करना पड़ेगा। राजनाथ जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी, नरेंद्र मोदी, सबों ने कई बार संकेत दिया कि बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उचित समय पर तय करेगा। स्वाभाविक है, हम अपने एलआई से भी बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। हम सबके साथ काम किए हैं और अपनी अपनी बातें कहेंगे। हम अपनी बात उनको बताएंगे, उनकी बात हम सुनेंगे। लेकिन ये जो पूरा एक चिंतन है, ये हमने साथ काम करने का एक सिलसिला बनाया है पहले से, तो हम जरूर बात करेंगे। लेकिन कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी का होगा, ये बहुत स्पष्ट है जब भी वो निर्णय होता है। तो अब ये बातों को कैसे करना है, क्या करना है, ये तो स्वाभाविक है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हमारे नेतागण करेंगे, इंडिया में भी चर्चा करेंगे। जी, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में कल हम सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब भी आ रहे हैं, उस सवाल पर भी लौटेंगे। हम संजय निरुपम जी के पास चलते हैं। संजय जी, हर तरफ से निराशा ही निराशा दिख रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक देश का मूड, आंकड़े आप थोड़े ज्यादा कीजिए या कम कीजिए, लेकिन देश का मूड इस वक्त यूपीए के खिलाफ दिख रहा है, मानते हैं आप? देखिए, मुझे 2-3 बातें इस बारे में कहनी है। सबसे पहली बात, इस प्रकार की जो चुनावी सर्वे की रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आजकल हमारे देश में एक मनोरंजन का अच्छा माध्यम बन गया है। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये चुनावी सर्वे में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम धाम छोड़ के घर बैठ गए और जीत गए, तब भी हम काम करते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये हार रहे हैं तो भी हम निराश नहीं होते, चुपचाप जाके काम करते हैं। जो फैसला है वो जनता को फैसला करना है। ये एक पहला विषय है। दूसरा विषय, श्रीमान नरेंद्र मोदी और किसी चीज में आगे हो ना हो, इस देश में प्रचार तंत्र में इस देश में सबसे आगे। और प्रचार तंत्र में आगे होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कब क्या बोलेंगे, कितना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, कितना फेंकेंगे, कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे में देश की जनता के सामने फेंक करके उन्होंने एक माहौल तो अपना बनाया, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन देश की जनता की एक पसंद वो हो सकते हैं
भारतीय जनता पार्टी की पसंद है कि नहीं, एनडीए की पसंद है कि नहीं, ये भी तय होना बाकी है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पसंद नहीं होते हैं, तब तक देश की जनता के इतने परसेंट वोट का कोई अर्थ नहीं है। संजय ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा संजय ऐसा है, आप ये जो कह रहे हैं कि ये बड़े माहिर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक बहुत हल्का सा सवाल पूछ रहा हूं संजय। मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, एक मिनट, मेरी आपकी बात, मेरी बात नहीं, मेरी बात, आप एक बात से दूसरी बात तीसरी बात उछल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए पहले। ये तरीका गलत है। नहीं, एक बोलिए आप लोगों का, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। तीसरी बात जो मैं स्वीकार कर रहा हूं, कि दिल्ली, महाराष्ट्र और पूरे देश में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार या यूपीए की सरकार एक अरसे से है। जब कोई सरकार बहुत वर्षों तक रहती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, उसके बाद आपका कामकाज का भी मूल्यांकन होना है। तो ये मूल्यांकन होगा, हमसे जो अपेक्षाएं की गई थी उन अपेक्षाओं पर हम कितना खरा उतरे, इसका भी मूल्यांकन होगा, और उसके बाद जो भी नतीजा होगा वो हमको स्वीकार होगा। अब बोलिए आप। संजय, ये जो आप हर चीज को बड़ी आसानी से मनोरंजन कहते हैं, मेरे ख्याल से इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे ये लगता है आपने कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े प्रचार में वो हैं। अरे आप लोग भी माहिर हैं, आप लोग भी बड़ी अच्छी स्पिन करते हैं, आपके पूरे आजकल ऐड चल रहे हैं, और अगर आप राजनीति में हैं तो आप प्रचार तो करते ही हैं ना, इससे आप भागते क्यों हैं? जब आप नहीं कर पाते हैं कहिए कि हम नहीं कर पाते हैं। क्या आप ये कहते हैं कि हम प्रचार बिल्कुल नहीं चाहते? आप बिल्कुल प्रचार चाहते हैं, आपके बिल्कुल एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं। आपको उसको चीजों को स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे तभी आपकी आगे बढ़ने की संभावना रहती है। हम मान्यवर में जवाब दूं अगर आप कहें तो। आपने सही कहा, राजनीतिक जीवन में हम जी रहे हैं तो अपनी बातें लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन उन बातों को कितना बढ़ा चढ़ाकर झूठ का पुलिंदा बनाकर रखेंगे, ये कहीं ना कहीं हमको तय करना पड़ेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकार का प्रचार चल रहा है, हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं, हम जो नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले 10, 12, 11, 13 जितने भी वर्ष से हैं वो, इन वर्षों में पूरे गुजरात में विकास के नाम पे इतना बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटा। और तो फिर आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आपको कहने का सलीका नहीं है, आपको तरीका नहीं आता, आप कह कुछ नहीं रहे हैं। अगर आप इतने ही विश्वास से अपनी बात कह रहे हैं, क्या बात है आपकी बात? आपकी बात गुजरात के वोटर को इलेक्शन गले नहीं उतरती। क्या बात है, आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाते? कितनी कमजोरी है आपकी? इस कमजोरी को मान लीजिए कि हम झूठ को, सामने वाले के बुरे से बुरे झूठ को हम काट नहीं सकते। हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है संजय, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि आप सामने वाले के झूठ तक को नहीं काट सकते, और एक बार नहीं, लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन आप झूठ नहीं काट सकते। ये आप मानिए। फिर मैं आपका जवाब, संजय जी आपका जवाब लूंगा। रविशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, रविशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको सुन लेते हैं। जी रविशंकर जी। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज एक सर्वे चल रहा है, इस पर सर्वे पर किसी पार्टी को आपत्ति हो सकती है। संजय निरुपम की पार्टी को या उनको आपत्ति है तो ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन उस आपत्ति पर नरेंद्र मोदी जी पर फेंकने वाला कहना, ये कहना क्या मतलब है इसका? ये सारी बातें चुनाव में कही गई हैं और कसकर कही गई हैं, ठीक है, और इनके सारे नेता वहां जनता के द्वारा हराए गए रहते हैं। क्या 3 बार वो जीते हैं फेंकने के कारण या अपने काम के कारण? अगर इतने अधिक सर्वे ने, इतने अधिक मैगजीन्स ने उनको बेस्ट गवर्नमेंट और बेस्ट चीफ मिनिस्टर कहा है, तो क्या फेंकने के कारण कहा है? क्षमा करिए, इस शब्द से हमारी गंभीर आपत्ति है, ये ठीक नहीं है। राजनीति में हमारा विरोध होगा, और जैसा कहा हमारे बाकी लोगों ने कि उनका तो जबरदस्त सर्वे चल रहा है। अब सर्वे के बावजूद जमीन पर क्या हकीकत है लोग देख रहे हैं। ठीक है, चुनाव आएगा, अपनी बात आप कहेंगे, अगर कहें तो। लेकिन ये फेंकने वाले शब्द का प्रयोग, इस पर मेरी बहुत गंभीर आपत्ति है। जी संजय जी। मैं जवाब दूं अगर आप देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूं फेंकने वाली बात। बेंगलोर और किशोर जी, मुझे आपसे एक बात और कहना था। संयोग ऐसा था कि उन दिनों में कर्नाटक में, किशोर जी मैं एक बात और कहूं, बेंगलोर में, एक मिनट रविशंकर जी, एक मिनट, माननीय रविशंकर जी, एक मिनट, कि बेंगलोर में उनका भाषण चल रहा है और बोला कि भाजपा शासित प्रदेशों को अभी केंद्र की सरकार ने ये सम्मान दिया, पुरस्कार दिया। हमने कहा कौन सा सम्मान है, कौन सा पुरस्कार है भाई? तो पता चला 21 अप्रैल को जो आईएएस ऑफिसरों का अच्छा परफॉर्मेंस है उसको सम्मान दिया गया। और एक संयोग है कि गुजरात में और उनके बीजेपी शासित किसी और प्रदेश के जो आईएएस ऑफिसर थे उनको सम्मानित किया गया। अगर
सम्मान, अगर आईएएस ऑफिसरों को सम्मान देना मुख्यमंत्री की बहादुरी है, तो फिर कर्नाटक के भी आईएएस ऑफिसरों को इतना सम्मान दिया गया था, कर्नाटक में क्यों नहीं बीजेपी बच गई? तो इसको कहते हैं फेंका फेंकी, इसको कहते हैं झूठ, इसको कहते हैं लोगों को मूर्ख बनाना, अपनी बात जबरदस्ती लोगों से मनवाना। यही बात तो मैं कह रहा हूं। अगर गलत है तो ठीक है, दिबांग जी को लग रहा होगा कि झूठ बोलना एक अच्छी बात है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी का झूठ उनको पसंद है, ये उनको मुबारक हो। लेकिन संजय जी, हमारी कमजोरी है, संजय एक मिनट संजय जी, आपको पसंद है, आज नहीं होगा, ये सिर्फ यहाँ या ये सिर्फ हमारी या दिबांग जी की या दूसरों की बात नहीं है। ये सर्वे 33,408 लोगों में किया गया सर्वे, वो जब कह रहा है कि 36% लोग आ गए, तो वो सर्वे भी आप नहीं मान रहे हैं। सिर्फ प्रचार के बल पर ही क्या एक व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया है? ये इस सवाल पे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अकाली दल से हमारे साथ नरेश गुजराल जी लगातार बने हुए हैं, पूरी बात सुन रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुजराल साहब, एनडीए के लिए क्या ये बेहतर होगा आपकी नज़र में, आपकी पार्टी की नज़र में, कि नरेंद्र मोदी जब लोकप्रियता में इतनी आगे दिख रहे हैं तो उनको घोषित कर दिया जाए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी द्वारा? देखिए, आज देश के 60% से ज़्यादा वोटर जो हैं उनकी उम्र 30 साल से कम है। वो निराश बैठे हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी में एक आशा की झलक नजर आती है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है गुजरात में, वो उसे देख रहे हैं और उन्हें आशा है कि नरेंद्र मोदी अगर देश के नेता बनेंगे तो शायद देश भी तरक्की करे और शायद उन्हें भी इसका फायदा हो। तो इसका प्रचार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो एक उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि आज लोग, मैंने जैसे आपसे कहा, लोग निराश हो गए हैं इस सरकार से। ये सरकार घोटालों में घिरी हुई है, एक के बाद एक घोटाला होता है, महंगाई ने गरीब की पीठ तोड़ दी है। तो आज का जो यूथ है वो करे तो क्या करे? तो उसे जहां एक उम्मीद नजर आ रही है, जहां एक आशा नजर आ रही है, वो उसके साथ जुड़ गया है और उसे नरेंद्र मोदी आज देश का अगला प्रधानमंत्री नजर आ रहा है। अब यह फैसला तो बीजेपी को खुद करना पड़ेगा कि वो किसको नेता बनाएंगे, लेकिन आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। गुजराल साहब, मेरा ख्याल है कि एक बात और, संजय निरुपम जी ज़्यादा नाराज हो रहे हैं दिबांग की बात से, लेकिन वो ये देखें कि जिस तरह से राजस्थान में आपकी सरकार रही है, दूसरे राज्यों में भी आपकी सरकार रही है, वही काम जो गुजरात में हुआ वो क्यों नहीं करके दिखाया? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक केंद्र की स्वास्थ्य की योजना है जो गरीब आदमी के लिए 35,000 रुपये तक सहायता देती है। उसका सबसे पुअर परफॉर्मेंस यदि कहीं है तो कांग्रेस के राज्य, यहाँ तक कि दिल्ली में भी। तो अब क्या कारण है कि आपकी अपनी योजना में रमन सिंह सफल हैं, गुजरात सफल है, मध्य प्रदेश सफल है और आपके मुंह पर कालिक पुती हुई है? ये तो विकास का, ये आपका आंकड़ा है, मेरा नहीं है, आपके स्वास्थ्य मंत्रालय का, आपके श्रम मंत्रालय का है। आप रिक्शा वाले को यदि नहीं दे पाते, संजय निरुपम जी, आप तो बिहार की पृष्ठभूमि के हैं, क्या वहाँ आप रिक्शा वाले को स्वास्थ्य अच्छा मिल सके इसका एक कार्ड नहीं दे सकते? ऐसी स्थिति में आप किस तरह से अपेक्षा करेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग लोकप्रिय न हो? संजय जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, जवाब दूं? और जी, अशोक वानखेड़े जी का भी सवाल ले लेते हैं। संजय जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप कहते हैं झूठ बोलते हैं। झूठ सिर्फ मोदी ही नहीं बोलते, झूठ बहुत सारे लोग बोलते हैं और राजनीति में तो ये ट्रेंड अब बिल्कुल कॉमन सा हो गया है। महाराष्ट्र में 17,000 करोड़ के आसपास का खर्चा होने के बाद भी आज पीने का पानी नहीं। एक व्हाइट पेपर निकलता है और वो टोटल आई वॉश है। क्या वो उस व्हाइट पेपर पे झूठ नहीं बोली सरकार? सरकारें भी झूठ बोलती है, कांग्रेस भी झूठ बोलती है। सवाल झूठ बोलने का नहीं है, सवाल है मोदी के झूठ को आप काट नहीं पाए। कहीं ना कहीं ये कमज़ोर तंत्र है आप में, क्योंकि आप आपस में ज़्यादा, कांग्रेसी आपस में ज़्यादा लड़ने में विश्वास रखते हैं मोदी से लड़ने के बजाय। जी संजय जी, सबसे पहले मैं वानखेड़े जी आपसे आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना स्वीकार करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको सही लगा कि मेरा आकलन सही है नरेंद्र मोदी के झूठ बोलने के संदर्भ में। एक दूसरी बात, मेहता जी जो कह रहे थे कि केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में, मेहता जी को मैं याद दिला दूं, लगभग 16-17 योजनाएं चल रही हैं और ये जो फ्लैगशिप स्कीम्स है इनको इंप्लीमेंट करने में अलग अलग राज्यों का ट्रैक रिकॉर्ड अलग अलग है। जहां तक एनआरएचएम की स्कीम है उसमें इस समय राजस्थान 1 नंबर पे है।
अगर जानकारी नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लें वो। हाँ, ऑटो वालों, टैक्सी चलाने वालों को इस स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में हमारा कोई राज्य पीछे छूट गया होगा, शायद, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप सही होंगे। लेकिन कहीं पर पीएम ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें कुछ स्टेट बहुत आगे हैं, बिहार इसमें एकदम पीछे छूट गया है। कहीं पर जननी सुरक्षा योजना में राजस्थान बहुत आगे है, मध्य प्रदेश भी आगे है। लेकिन गुजरात के संदर्भ में अगर आप सोचें तो रोड बनाने के अलावा भारत सरकार के किसी भी फ्लैगशिप स्कीम को लागू करने में नरेंद्र मोदी की सरकार कामयाब नहीं हुई। एक उदाहरण दूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा मैं। एक ट्राइबल राइट एक्ट आया जिसके तहत हम आदिवासियों को जमीन के पट्टे देते हैं फ्री में। 1,20,00,000 के आसपास निवेदन पड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के पास पिछले 4-5 वर्षों में। मुश्किल से 4 या 5 हजार आदिवासियों को पट्टा दे पाए हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी आदिवासियों के समर्थक हैं, विरोधी हैं। मुस्कुरा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, मुस्कुरा रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। तो बोलेंगे पूरे गुजरात में गरीब लोग आगे जा रहे हैं। रविशंकर जी, रह गई बात उद्योगों की, तो पूरे गुजरात नहीं, रविशंकर जी का पॉइंट ले लेते हैं। एक मिनट संजय जी, रविशंकर जी की बात सुन लेते हैं। किशोर जी, आज शायद निल्सन सर्वे पर चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया है। गुजरात का चुनाव खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो चुकी, इनके सारे नेता हार गए सिवाय वघेला को छोड़कर करके। ये सारी बातें वहां बहुत कही गई थी और बीजेपी ने ट्राइबल इलाकों को स्वीप किया। मतलब वहां की जनता ने विश्वास से वोट किया कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ट्राइबल के लिए काम कर रही है। और ये झूठ शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, बार बार क्षमा करें, झूठ कौन बोल रहा है, ये देश की जनता देख रही है। 2009 में एक वादा किया गया था कि 100 दिन में महंगाई कम और 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म। वो क्या हुआ तेरा वादा, वो चर्चा कभी बाद में करेंगे। देखिए, मैं इस सर्वे के ऊपर आता हूं। ये सर्वे में ये प्रतिशत क्यों आ रहा है, इस बात को समझिए। इस सर्वे में ये प्रतिशत ये दिखा रहा है, कांग्रेस के लोगों को नाराजगी है, वो भले ना इसको माने, कि इस देश की जनता जिस तरह से मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार काम कर रही है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है। उस आक्रोश का प्रकटीकरण ये हो रहा है। और बात कही गई गवर्नेंस की, मैं स्कीम की बात छोड़ता हूं किशोर जी। आज जब देश के विकास की दर 5% से कम है, ऐसा क्यों है? इस निराशा के माहौल में क्या गुजरात, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या पंजाब, इन सबों की ग्रोथ रेट 10% प्लस है? क्योंकि वहां गवर्नेंस है, वहां ट्रस्ट है, तमाम कमजोरियों के बावजूद। और भारत सरकार 5% से नीचे आई है। इन चीजों की, महंगाई की बात, भ्रष्टाचार की बात तो हम करते ही हैं। इन चीजों की कमी लोगों में, लोग उसको महसूस कर रहे हैं और लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। प्रभावी नेता, प्रभावी पार्टी, प्रभावी गठबंधन, इन तीनों की तलाश में जो सर्वे आ रहा है वो उसका संकेत दे रहा है। ब्रेक पर जाने से पहले मेरे पास अभी 30 सेकंड का वक्त है। हम एक कार्टून देख लेते हैं जो इरफान साहब ने यहाँ बनाया है नरेंद्र मोदी के सवाल पर। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्हें 36% लोगों ने वोट दिया है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो एक तरफ तो जनता है 36% वाली, लेकिन उसके अलावा 36 का आंकड़ा वाले नेता भी तो उनकी पार्टी में हैं, जो उन्हें अभी तक टांग खींच रहे हैं उनकी, और आगे भी शायद यही करेंगे।